चलिए, जो हम लास्ट में जो हम बातें कर रहे थे वो किस में थे? हम पढ़ रहे थे भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके हमने फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने डिस्कस कर लिए थे आपके साथ, और अब जो फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे हम बढ़ते तो हमने मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी बात कर ली थी, जहाँ पर हमने हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव देख लिया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी देख लिया था, प्रिवेंट डेस्पोटिज्म भी देख लिया था, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी हमने देख लिया था, वाइड रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया था। अब जो हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की डीमेरिट्स में हम चर्चा करेंगे। किस में हम चर्चा करेंगे? डीमेरिट्स में। किसकी भैया? पार्लियामेंट्री सिस्टम की डीमेरिट्स पर हम चर्चा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द अबव मेरिट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डीमेरिट्स। ध्यान से समझो कौन सा है। सबसे पहले अनस्टेबल गवर्नमेंट। दिमाग में पिक्टोरियल मेमोरी सेव होनी चाहिए भैया। डीमेरिट्स किसकी? भैया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। सबसे पहले क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगा, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज आ जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट में हम बात करेंगे, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स में हम बात करेंगे, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर में हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। एक और बार तो आ जाइए। सबसे पहले हम बात करें अनस्टेबल गवर्नमेंट में, तो लिख रहे हैं कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। पूछा जा सकता है आपको कि बताओ भैया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है या फिर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है? तो आप बोलोगे भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट है, डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपको कैसी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी? आप बोलोगे भैया अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। कहां पर भैया? पार्लियामेंट्री सिस्टम पर, ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। देयर इज नो गारंटी दैट गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्यूअर। कोई गारंटी नहीं है। किस चीज की गारंटी नहीं है? कि भैया जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? अपना पूरा जो टेन्यूअर है वहां तक सर्वाइव करेगी। समझ में आ रही है बात? अनस्टेबल गवर्नमेंट आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है भैया? क्या आपको स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या अनस्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? तो आप बोलोगे भैया अनस्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कहां पर भैया? पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। देयर इज नो गारंटी दैट अ गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर। कोई गारंटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट क्या करे, अपने पूरे टेन्योर में क्या करे भैया? सर्वाइव करे, ठीक है। The ministers depends on the mercy of the majority legislature for their continuity। ध्यान से समझना, जो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो भैया डिपेंड किस पे करते हैं? हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेटर ऑफ देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन द ऑफिस। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भैया हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कि हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेचर की भैया मेजॉरिटी पर, ठीक है, किस लिए? अगर उनको कंटिन्यूटी बनानी है या फिर सर्वाइव करना है किस में? ऑफिस में। समझ में आ रहा है? तो दिमाग में पिक्चर सेट हो जानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस में? मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेटर फॉर दियर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन ऑफिस। आगे क्या लिखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और पॉलिटिकल डिफेक्शन और इविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोएलिशन कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। पूछा जा सकता है कि भैया कारण बताओ। अगर आप बोल रहे हो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर आप अनस्टेबल गवर्नमेंट बोल रहे हो तो किस तरीके से वो अनस्टेबल गवर्नमेंट है? तो वहां पर है कि भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन पास हो सकता है, एविल्स ऑफ मल्टी पार्टी अगर कोएलिशन हो जाए तो इन सब के वजह से गवर्नमेंट क्या हो सकती है भैया? अनस्टेबल हो सकती है। इन सब के वजह से गवर्नमेंट क्या हो सकती है? अनस्टेबल हो सकती है। कि भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो जाए या फिर इविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोएलिशंस हो जाए, तो इन सब के वजह से क्या हो सकता है? गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है। द गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, गोगोड़ा, आई के गुजराल आर सम मोर एग्जाम्पल। फिर बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है बताओ ऐसे कोई क्या एग्जाम्पल हैं? हम बोलेंगे हाँ जी एग्जाम्पल हैं। जब गवर्नमेंट हेड करी जा रही थी किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा, तो वो एक एग्जाम्पल है किसका? अनस्टेबल गवर्नमेंट का। सेम चरण सिंह के द्वारा, वीपी सिंह के टाइम पर, चंद्रशेखर के टाइम पर, देवगौड़ा के टाइम पर और आई के गुजराल के टाइम पर, ये सब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इतनी बात समझ में आ रही है किसकी? अनस्टेबल गवर्नमेंट की। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चर्चा हम किस में कर रहे हैं? हम डीमेरिट्स देख रहे हैं किसकी भैया? पार्लियामेंट्री सिस्टम की।
सेकेंड क्या है, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। ध्यान से इस चीज को समझो, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज में क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टिव फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। मतलब बहुत लंबी लंबी पॉलिसीज नहीं बन सकती हैं किसमें भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि पहले वाले पॉइंट से आप लिंक करोगे, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है, तो भैया कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज किस तरीके से हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो वही वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज not conductive for the formulation and implementation of long term policies. This is due to the uncertainty of the tenure of the government. क्योंकि भैया हमें पता ही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर कितना है। टेन्योर में क्या दिख रही है भैया हमको, अनसर्टेनिटी दिख रही है। इस अनसर्टेनिटी के वजह से क्या हो रहा है, इस अनसर्टेनिटी के वजह से क्या हो रहा है, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। अ चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड बाय द चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो रूलिंग पार्टी के चेंज होने के साथ ही क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी वो अपनी पॉलिसीज लेके आना चाहेगी। सिंपल सी बात ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई इन 1977। अभी आपने यहाँ मोरारजी देसाई देखा था, अब उसमें आपका दिमाग अब थोड़ा सा यहाँ पे जनता गवर्नमेंट के साथ लिंक करेगा। तो जैसे आप मोरारजी देसाई को देख रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया इनकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी थी, जनता गवर्नमेंट थी। किसकी, मोरारजी देसाई की। कब की बात करें, आजकल की बात करें क्या, नहीं भैया नहीं, 1977 की बात करें। रिवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। समझ में आया। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज में आपसे पूछो भाई बताओ ऐसा कभी कोई हुआ था क्या। हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ था। मोरारजी देसाई की जो जनता गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई की जो जनता गवर्नमेंट थी, कब, 1977 में इन्होंने क्या करा था, रिवर्स कर दिए थे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज। किसके, जो प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनकी बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया गया था। किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हेड कौन कर रहे थे, मोरारजी देसाई। कब की बात है, 1977 की बात है, ठीक है। The same was repeated by the Congress government after it came back to power in 1980। 1980 के टाइम पर जब कांग्रेस वापस पावर पर आई तो उन्होंने भी सेम यही काम करा कि प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं, थर्ड है आपके पास डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट में क्या है कि व्हेन द रूलिंग पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ध्यान से समझो मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, आप बात कर रहे हो रूलिंग पार्टी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूं। रूलिंग पार्टी क्या करिए, एंजॉय करिए, क्या, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंजॉय करिए। कहां पर भैया, पार्लियामेंट में। तो द कैबिनेट बिकम्स ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर्स। इस चीज को भी समझो कि भैया कैबिनेट की डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। कैबिनेट की डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। पूछा जाएगा भैया कैबिनेट की डिक्टेटरशिप कब हो सकती है, तो हम बोलेंगे जब भैया रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो एंजॉय करिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कहां पर भैया, पार्लियामेंट पर। अगर रूलिंग पार्टी क्या करिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को इंजॉय करिए, कहां पर भैया, पार्लियामेंट पर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैबिनेट क्या बन जाएगी, ऑटोक्रेटिक बन जाएगी और एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर्स हो जाएगी। किसके पास, कैबिनेट के पास। सब समझ में आ रही बात। ये में हम क्या बात करें, हम डिक्टेटरशिप बात करें किसकी भैया, कैबिनेट की। जैसे H.J. लस्की सेज दैट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी। ध्यान से समझो, ये देख लो यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव अपॉर्चुनिटी टू टायरनी। ध्यान से समझो कि भैया H.J. लस्की जी ने क्या बोला है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या करती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव को अपॉर्चुनिटी देती है, एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी, ठीक है। राम सिंह म्यूर ने क्या बोला, जो कि कौन थे भैया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। क्या नाम था भैया, राम सिंह म्यूर था। उन्होंने क्या बोला, ऑल्सो कंप्लेन द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। 2 नंबर के मैं अगर नोट में देख लेता हूँ, जो 2 नंबर का नोट हमको क्या बता रहा है, 2 नंबर का नोट ये रहा, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न इज अ पॉपुलर बुक रिटन बाय हिम। किसके द्वारा लिखी गई, तो अभी आपने यहाँ पे नाम देख लिया किसके द्वारा लिखी गई, आपने बोला भैया राम सिंह म्यूर के द्वारा लिखी गई है, जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ऑल्सो कंप्लेंट, उन्होंने भी कंप्लेंट करा है किसके बारे में, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट के बारे में। हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। द फिनोमिना वॉज विटनेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ द इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी के टाइम पर भी ये चीजें देखी गई। कौन सा,
कैबिनेट की डिक्टेटरशिप देखी गई किसके टाइम पर? राजीव गांधी के टाइम पर देखी गई, और जो एरा था किसका? इंदिरा गांधी का था। तो उस टाइम पर भी हमने क्या करा है? डिक्टेटरशिप देखी किसकी भैया? कैबिनेट की। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो हर एक पॉइंट को ना एक से लिंक करके पढ़ो ताकि आपको याद रहे। डिमेरिट्स हम किसकी देख रहे थे? पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पहला अनस्टेबल गवर्नमेंट आपको समझ में आया, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी समझ में आया, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट समझ में आया, उसका बिल्कुल वाइस वर्सा केस हो गया। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको भी आप समझते हैं क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें लिख रहे हैं कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। ध्यान से समझना, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या लिखा हुआ? अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। वो एक साथ भी हैं और अलग अलग नहीं हो सकते। इनसेपरेबल मतलब इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव वो कहां से निकल के आ रहे हो? लेजिस्लेचर से ही तो निकल के आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसलिए ये वाली बात बोली कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं वो टुगेदर है एंड इन इनसेपरेबल। द कैबिनेट एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। कैबिनेट किस तरीके से काम करती है? कैबिनेट काम करती है लीडर ऑफ लेजिस्लेचर और एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। देखो कैबिनेट को दो तरीके से आप देख रहे हो। कैबिनेट एक तरीके से आपको लीडर ऑफ लेजिस्लेचर भी दिख रहा है और दूसरी तरीके से एज वेल एज एग्जीक्यूटिव भी आपको दिख रहा है। एज बेगेहोट points out, the cabinet is a hyphen that joins the buckle that binds the एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट टुगेदर। ध्यान से समझना कि भैया एक कैबिनेट क्या है? हाइपन है। हाइपन का मतलब देख लो, HYPHEN, HYPH। हाइपन का मतलब क्या है? हैफन। अभी वही दिख रहा है इसमें, तो चलो देखते हैं क्या है जो कैबिनेट एक्ट कैसे कर रही है। एज अ लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, The Begehot points out the cabinet is the hyphen that joins the buckle that binds the executive and legislature department together. ठीक है। Hence the whole system of government goes against the letter and the spirit of the theory of separation of powers। तो देखो theory of separation of powers तो legislature, executive और judiciary को अलग करने की बात कर रही है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो executive वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? legislature से, और जो cabinet है वो एक्ट कर रही है एज अ लीडर ऑफ legislature एज वेल एज executive। तो ये अगेंस्ट बात हो रही है किसके? भैया सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगेंस्ट बात ये हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या बता रही थी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग करने की बात करी थी, लेकिन जब हम ये वाली लाइन पढ़ के देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि अगेंस्ट बात हो रही है किसके? सेपरेशन ऑफ पावर्स की। इनफैक्ट देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर। क्या है भैया? फ्यूजन ऑफ पावर है। क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर। अब 3 नंबर का नोट देखो क्या बताता है। 3 नंबर के नोट में हम पढ़ के देखते हैं। दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय द मॉन्टेस्क्यू। कौन सी थ्योरी? सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है, ये देखो ना यार, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी के बारे में बात कर दी जा रही है? तो हम बोलेंगे भैया हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो जो सेपरेशन पूछा जा सकता है ना आपसे कि बताओ भाई सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड करी गई? तो हम बोलेंगे दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू। किसके द्वारा प्रोपाउंड करी गई? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रोपाउंड करी गई। किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। कौन सी थ्योरी के बारे में बात हो रही है? सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसके बारे में? वेरी गुड, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। ठीक है, प्रोपाउंड किसके द्वारा करी गई? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जो कि कौन थे? फ्रेंच फिलोसफर थिंकर थे। जो मॉन्टेस्क्यू कौन है? फ्रेंच फिलोसफर थिंकर। ठीक है, इन हिज बुक, उनका जो बुक का नाम था वो क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। कब की बुक है? 1748 की। अब कुछ कुछ बातें याद करनी है आपको कि भैया मॉन्टेस्क्यू याद रहेगा। जैसे आप मॉन्टेस्क्यू देख रहे हो तो आपको क्या आ रहा है? अब देखो दिमाग किस तरीके से काम करता है। जैसी ही आपने अब देखोगे, जैसी ही आप देखोगे किसको? जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे ही आप देखते हो सेपरेशन ऑफ पावर्स तो आपके दिमाग में तुरंत कौन आ जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू साहब आ जाएंगे, प्रोपाउंडेड बाय द मॉन्टेस्क्यू। और जैसे आप मॉन्टेस्क्यू को देख रहे हो तो फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू कौन थे भैया? फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। उनकी जो बुक थी, बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748। उनकी बुक का क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748।
48 टू प्रमोट इंडिविजुअल लिबर्टी। किसके बारे में वो बात करते हैं? वो इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। किसको प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं। उनकी बुक का नाम याद रखना, द स्पिरिट ऑफ लॉज। कब? 1748 की बात है भाई। He started that concentration of power in one hand or a body of a person would result in despotism and negative individual liberty। तो वो क्या बोलते हैं? कौन? आपके जो मॉन्टेस्क्यू साहब है, जो फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर है, वो क्या बोलते हैं अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में क्या बात बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गई, अगर भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गई किसी एक पर्सन पर या फिर बॉडी ऑफ पर्सन पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गई किसी एक पर्सन पर या किसी बॉडी ऑफ पर्सन पर, तो वो क्या रिजल्ट करेगी? वो करेगी डिस्पोटिज्म एंड नेगेटिव इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या करेगी? रिजल्ट क्या आएगा भाई उसका? डिस्पोटिज्म एंड नेगेटिव इंडिविजुअल, नेगेटिव नहीं, नेगेट इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अगर किसी एक के हाथ में रही या किसी बॉडी ऑफ पर्सन के हाथ में रही तो रिजल्ट क्या करेगी? वो डिस्पोटिज्म में रिजल्ट करेगी और नेगेट करेगी किसको? इंडिविजुअल लिबर्टी को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ में जब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट बाय एमेच्योर, किसकी बात कर रहे हैं आप भैया? हम देख रहे हैं डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा है? एमेच्योर के द्वारा गवर्नमेंट है। क्यों? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज अ मिनिस्टर आर नॉट एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। ध्यान से इस चीज को समझना। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर क्यों कहा गया? कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंडक्टिव नहीं है, इज नॉट कंड्यूसिव, 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 अनुकूल। कंड्यूसिव का मतलब क्या है भैया? अनुकूल। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर में क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंडक्टिव नहीं है। किस लिए? टू एडमिनिस्ट्रेट एफिशिएंसी एज द मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर क्यों कहा गया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंडक्टिव नहीं है? टू एडमिनिस्ट्रेट एफिशिएंसी इन द मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। जो मिनिस्टर है वो एक्सपर्ट नहीं है। किस चीज में एक्सपर्ट नहीं है भाई? अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर हैज अ लिमिटेड चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या है भैया? एक लिमिटेड चॉइस है। प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या है भैया? एक लिमिटेड चॉइस है। किस लिए? सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। अगर मिनिस्टर्स को जब सेलेक्ट करना होगा तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या है भैया? लिमिटेड चॉइस है। अनलिमिटेड चॉइस है क्या? नहीं भैया, नहीं, लिमिटेड चॉइस है। तो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर को बड़े ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझनी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज द मिनिस्टर आर नॉट एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। की जो मिनिस्टर है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज अ लिमिटेड चॉइस। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या लिमिटेड चॉइस? किस चीज की लिमिटेड चॉइस? जब उनको भैया सिलेक्शन करना होगा किसका? मिनिस्टर्स का। जब उनको सिलेक्शन करना होगा तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या है भैया? लिमिटेड चॉइस है। कैसी? क्या अनलिमिटेड चॉइस है? नहीं भैया, नहीं, अनलिमिटेड चॉइस नहीं है, बल्कि लिमिटेड चॉइस है। His choice is restricted to the members of the parliament। जितने भी भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे वहीं से ही उनको चुनना पड़ेगा। अरे पूछा जा सकता है ना कि भैया लिमिटेड चॉइस क्यों है? क्यों है भाई लिमिटेड चॉइस? तो लिमिटेड चॉइस इसलिए है कि उनको जो सिलेक्शन करना है किसका भैया? मिनिस्टर्स का। वो कहाँ से करेंगे भैया? उसमें वहाँ पे क्या है भैया? रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस कहाँ तक है भैया? एमपी से ही तो कर सकते हैं, वो कोई दाएं बाएं से तो नहीं कर सकते। तो वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ही चुनेंगे किसको भैया? मिनिस्टर्स को। तो उनकी यहाँ पे जो चॉइस है प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या अनलिमिटेड चॉइस है? नहीं भैया, नहीं, वो क्या है? लिमिटेड चॉइस है। ठीक है, हिज चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एक्सटर्नल टैलेंट। बाहर नहीं जा रहा है वो, सिर्फ भैया कोई एक्सटेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लिमिटेड है। कहां तक भैया? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक ही चॉइस क्या है भैया? लिमिटेड है। मोर ओवर द मिनिस्टर डिवोट दियर मोर ऑफ योर टाइम टू द पार्लियामेंट्री वर्क। ध्यान से समझना, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं भैया? अपना सारा टाइम किस में दे रहे हैं भैया? पार्लियामेंट्री वर्क में दे रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स में दे रहे हैं और पार्टी एक्टिविटीज में दे रहे हैं, है ना। मिनिस्टर्स का टाइम जा रहा है। कोई पूछे अरे भाई मिनिस्टर्स बताओ तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है? तो मिनिस्टर्स कहेंगे भाई हमारा टाइम तो जा रहा पार्लियामेंट्री वर्क में, हमारा टाइम जा रहा भैया कैबिनेट्स की मीटिंग्स में, हमारा टाइम जा रहा भैया पार्टी की एक्टिविटीज में। ठीक है।
नाउ लेट अस कंपेयर द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ दियर फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हमको क्या करना है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर करना है। किस बेसिस पर आप कंपेयर कर रहे हो, हम उनको फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं। किस बेसिस पर, फीचर्स के बेसिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, मेरिट्स पे हम कंपेयर कर रहे हैं, डीमेरिट्स पर हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं कि हम कंपेयर करें किसको भैया, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। किसको कंपेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम कंपेयर करें। किसको कंपेयर कर रहे हो, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम कंपेयर करें। किस बेसिस पर आप कंपेयर कर रहे हो, उनके फीचर्स के बेसिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, मेरिट्स पे हम कंपेयर कर रहे हैं, डिमेरिट्स पर हम कंपेयर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में थोड़ी बहुत। चलिए, तो उससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं यहां पर है कि भैया रीजन फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, जब दो तरीके के सिस्टम थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट क्यों करा। अगर मैं भारत की बात कर रहा हूं तो भैया वो रीजन तो बताओ कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट क्यों करा भारत में। तो आ प्ली वॉज मेड इन फेवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में मैं बात करूं तो लोग ये चाह रहे थे कि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि भैया यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी अडॉप्ट किया जा सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चर्चा भी हुई थी कि भैया जैसे यूएस में भैया प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसको क्यों नहीं कर रहे हो। प्ली वॉज मेड इन फेवर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बार 4 नंबर का नोट देख लेते हैं भाई। तो 4 नंबर के नोट में क्या लिखा हुआ, केटी शाह ने फेवर्ड करा था, फेवर द एडॉप्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पूछा जा सकता है कौन था वो व्यक्ति, बताओ हमको कौन व्यक्ति था वो, कौन व्यक्ति था। हमने बोला केटी शाह था भाई। तो केटी शाह ने क्या बोला कि भैया आप यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी तो ला सकते हो, उसको उसकी तरीके से भी तो हमारी गवर्नमेंट हो सकती है। बट जो फाउंडिंग फादर्स थे प्रिफेयर्ड, उन्होंने क्या करा, उसको किसको प्रिफेयर्ड करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रिफेयर्ड करा। किसको करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रिफेयर्ड करा। अब कारण क्या थे उसको हम देखते हैं, कारण क्या था उसको हम देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब कारण जब आप देखोगे, जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अच्छे से कंपेयर करके देख लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करा, क्यों हमने प्रिफेयर करा एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टेबल 12.1 में क्या लिखता है कि कंपेयरिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। किसको कंपेयर करने की बात हो रही है भैया, तो हम बोलेंगे भैया पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेयर करने की बात हो रही है। किसको, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स देख लेते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पहले फीचर्स देखते हैं। ड्यूल एग्जीक्यूटिव, पहला ही जो फीचर मिल रहा है वो क्या भैया, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर क्या एक ही एग्जीक्यूटिव है, नहीं भैया नहीं, ड्यूल एग्जीक्यूटिव है। क्यों, आपको प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे। कहां पर भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। इसलिए हमने ड्यूल एग्जीक्यूटिव का, इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है क्या वो भी एग्जीक्यूटिव है, हाँ जी। क्या प्राइम मिनिस्टर है वो भी एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे आपको ड्यूल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। अभी आपको सब चीजें हमने पहले डिस्कस करी हैं। अगर दूसरी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मैं बात करता हूं तो वहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव है। जैसे यूएस के बारे में मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको कौन दिखेंगे, प्रेसिडेंट दिखेंगे। पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव और सिंगल एग्जीक्यूटिव में। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल। हमारे यहां पर आप देखोगे कि भैया जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी कहां पे, लोकसभा में, वो ही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो मेजोरिटी पार्टी रूल है कहां पर भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हाँ भाई हाँ, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो भी पार्टी मेजोरिटी पर आएगी, मेजोरिटी पार्टी रूल ही चलेगा, मेजोरिटी पार्टी ही अपनी क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। दूसरी ओर मैं अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बात करता हूं तो वहां पे जो प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म। वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड सेपरेटली, दोनों ही अलग अलग इलेक्ट होते हैं। अच्छा जी, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी अलग होगा और लेजिस्लेटर्स का इलेक्शन भी अलग होगा सेपरेटली, और उनका अपना अपना फिक्स टर्म है। फिलहाल हमें प्रेसिडेंट का 4 साल तो पता है, लेजिस्लेटर का भी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। किस बारे में बात कर रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझे, अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था, स्विम एंड सिंग टुगेदर वाला जो पॉइंट था। ठीक है,
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर है, यहाँ पे तो भैया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं है। डबल मेंबरशिप आप समझ गए, डबल मेंबरशिप आप बहुत अच्छी ढंग से समझ गए कि भैया आपके यहाँ पे मिनिस्टर्स आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव्स भी हैं और लेजिस्लेचर भी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, सिंगल मेंबरशिप है। सिंगल मेंबरशिप आप समझ गए, क्योंकि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर आपको किसकी लीडरशिप दिखने वाली है, यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको किसकी दिखेगी, डोमिनेशन दिखेगा किसका भैया, प्रेसिडेंट का। डोमिनेशन किसका दिखने वाला है, प्रेसिडेंट का। 7th वाले पॉइंट में डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ पर लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है बिल्कुल, और यहाँ पर किसी भी तरीके का लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है। अभी हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे कैसे कैसे करके हो सकता है, पुराने पॉइंट को लिंक करके चलो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो किसी भी तरीके का डिसोल्यूशन नहीं होता। कहाँ पर भैया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर। ठीक है, याद करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते चलो। यहाँ पर क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर, एक हमने पॉइंट पढ़ा था अभी लास्ट वाला। यहाँ पे देखो फ्यूजन ऑफ पावर वाला हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ पावर वाला पॉइंट पढ़ा था ना। बकल 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 है द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट लेटर, ये देखो, देयर इज द फ्यूजन ऑफ पावर अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमने लिंक करा था, फ्यूजन ऑफ पावर्स हमने यहाँ पर पढ़ा था, हाँ जी। तो लेकिन यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर क्या है, टोटली आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स में बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया मेरिट्स में। दोनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ, जो इसकी मेरिट्स होंगी वो इसकी डिमेरिट्स होंगी, फिर वाइस वर्सा करके देखेंगे। यहाँ पे हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपको पहली मेरिट ही दिख गई कि भैया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या है भैया, हार्मनी है। लेकिन अगर यहाँ के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर। दूसरा यहाँ पे जो भैया, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है भैया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कैसी होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आगे हमारे यहाँ पर क्या है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, इसमें भी हमने चर्चा करी है। ठीक है, मे लीड टू ऑटोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑटोक्रेसी मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म्स। यहाँ पे क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ पर क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर क्या है, नैरो रिप्रेजेंटेशन है। सब पॉइंट्स में हमने पहले ही चर्चा करी है। डीमेरिट्स पर हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करूँ तो क्या हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है, नहीं भैया नहीं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। और हमारे दिमाग में पॉइंट आ रहे हैं कि अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों है। मेरिट्स में जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट है। सेकंड, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी होती है पॉलिसीज की, नहीं भैया नहीं, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम पर किसी भी तरीके की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो कंटिन्यू नहीं की जा सकती। और दूसरी ओर यहाँ पर क्या, डिफाइडनेस इन पॉलिसीज। प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर क्या है, जो पॉलिसीज है वो लॉन्ग टर्म है। पॉलिसीज क्या है भैया, लॉन्ग टर्म है। थर्ड क्या है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगेंस्ट क्या है भैया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये अभी हमने पहले वाले पॉइंट से हमने लिंक करके समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये किस बेस पर है, ये पूरा पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बेस पर है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बाय एमेच्योर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स है। ठीक है जी, चलिए कुछ और बातें करते हैं आगे। भैया फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, किस सिस्टम के हम बारे में बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करें कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करा, ऐसी क्या फेमिलियरिटी थी, उस पर हम बात करके देखते हैं। तो लिखा हो भैया फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर समवट फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट हैड बीन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों थे भैया फेमिलियर, पास्ट देखो, हमेशा जीवन में जो आपका जो आज प्रेजेंट है वो पूरा इन्फ्लुएंस करता है किससे, पास्ट से। पास्ट से इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा।
सिंपल सी बात है। तो फैमिलियरिटी क्या है भैया सिस्टम के साथ, तो देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वह समवट फैमिलियर थे। किससे फैमिलियर थे? पार्लियामेंट्री सिस्टम से फैमिलियर थे। किससे फैमिलियर थे? पार्लियामेंट्री सिस्टम से फैमिलियर थे। कौन भैया, कौन थे फैमिलियर? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो फैमिलियर थे। किससे भैया? पार्लियामेंट्री सिस्टम से फैमिलियर थे। क्यों थे? एज इट हैज बीन ऑपरेशन में था वो, कहां पर भैया? भारत में। किसके टाइम पर? ब्रिटिश रूल के टाइम पर। तो पूरी लाइन क्या लिखते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर समवट familiar with the parliamentary system as it had been in operation in India during the British rule. ठीक है। के एम मुंशी आर्ग्यूड दैट, के एम मुंशी ने क्या बोला, के एम मुंशी ने क्या आर्ग्यू करा वो हम देखते। तो के एम मुंशी ने कहा फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स, किसने बोला भैया? के एम मुंशी ने क्या बोला कि भैया फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स सम काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। अगर आप पिछले 30 साल, आज से 30-40 साल नहीं, उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे पहले के 30 से 40 साल की बात हो रही है कि फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन हैव बिकम पार्लियामेंट्री, इसलिए भैया जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेडिशन है वो क्या होना चाहिए? वो पार्लियामेंट्री होना चाहिए, मतलब हैव बिकम पार्लियामेंट्री। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस व्हाई शुड वी गो बैक एंड बाय अ नॉवल एक्सपीरियंस? जब हमको भैया 30-40 साल का एक्सपीरियंस मिल गया तो हम क्यों जाके दूसरा एक्सपीरियंस लेंगे भाई? ठीक है। तो फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या लिखा, यह हमें कहां से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब हम डिबेट्स को देखते हैं तो हमें ये चीजें पता चलती है। सिक्स में भी वो ये आ जाएगा, फिफ्थ और सिक्स दोनों ही बातें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पर हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपको फैमिलियरिटी विद द सिस्टम समझ में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर समवट फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज it has been operation in India during the British rule. K.M. Munshi argued that for the last 30 or 40 years, some kind of a responsibility has been introduced in the governance of this country. Our constitution tradition have become parliamentary. After this experience, why should we go back and buy a novel experience? Second है प्रिफरेबल टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ज्यादा प्रेफर किसको करा? एक तरफ था भैया स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ था भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने ज्यादा ध्यान किस पे दिया भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमने ज्यादा ध्यान दिया। प्रेफर किसको करा? टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेफर किसको करा? टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला? कहां पर भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बात बोली कि दैट अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। जो भी डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होंगे वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। कौन कौन सी भैया? स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? मैं बात कर रहा हूं प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करा भैया? प्रेफरेंस दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बात करी गई भैया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बात करी गई कि जो भैया जो डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव है उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Unfortunately, it has not been possible so far a device system which can ensure both in equal degree. Unfortunately, वर्ड देखो क्या बोला गया? अनफॉर्चुनेटली कि भैया ऐसा है नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो दोनों ही चीजें दे दे, स्टेबिलिटी भी दे दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दे। दोनों में से एक की तरफ जाना पड़ेगा। इक्वल डिग्री में दोनों नहीं देंगे भाई। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको स्टेबिलिटी देखनी है ज्यादा या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है ज्यादा। मतलब आपको क्या चाहिए ज्यादा? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीफर टू द मोर स्टेबिलिटी में क्या बात बोली गई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट करा कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बोला कि दैट अ डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी थी? स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई। स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन possible so far a devise a system which can ensure both in equal degree. The American system gives more stability but less responsibility. अगर आप अमेरिकन सिस्टम को देखते हो तो अमेरिकन सिस्टम ज्यादा किस पे बात करता है भैया? स्टेबिलिटी पर। वो सॉरी, ज्यादा किस पे बात करता है? अमेरिकन सिस्टम गिव्स मोर स्टेबिलिटी। वो ज्यादा स्टेबिलिटी पर बात करता है लेकिन वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। भैया जब आपने डिमेरिट्स और मेरिट्स देखे तब आपको बात समझ में आ रही है। अमेरिकन सिस्टम ज्यादा किसकी बात करता है भैया? स्टेबिलिटी की ज्यादा बात करता है, स्टेबिलिटी में ज्यादा फोकस करता है, लेकिन लेस करता है भैया किसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम बात करता है। द ब्रिटिश सिस्टम ऑन द अदर हैंड, दूसरी वजह अगर मैं ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात करूं तो ब्रिटिश सिस्टम
ज्यादा किस पे बात करता है, गिव्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि भैया आपको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए लाइफ में, तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो हम किस तरफ बढ़ गए, हम किस तरफ बढ़ गए भाई, क्या बोला कि अगर आप ब्रिटिश, दो सिस्टम आप समझ लो, एक तरफ ब्रिटिश सिस्टम, दूसरी अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में जब आप देख रहे हो तो वो गिव्स मोर स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिकन सिस्टम ज्यादा किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात करूं तो वहां पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी कम है। अब दो ऑप्शन मिल गए, दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे दोनों चीजें मिल जाए। ठीक है जी। हाँ, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन अमेंडिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव हैज प्रिफर्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। ध्यान से समझना, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात है, जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने ड्राफ्ट करा तो उसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई, उन्होंने रिकमेंडिंग करी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव है इसको प्रिफर्ड करो। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को हम प्रिफर्ड करेंगे क्योंकि वहां पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मोर स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है, ये आपको पार्लियामेंट्री डिबेट्स में पता चलती। तो अगर मैं बोलूं कि आज के टाइम पर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते, तो आप बोलोगे भैया हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपके पास क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हम बोलेंगे भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू कम है। ठीक है, तो हमने किस पे फोकस करा, हमने फोकस करा भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। किस पे फोकस करा गया भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड टू अवॉइड लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम सारे के सारे जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये हम क्या देखने चाह रहे हैं, ये हम देख रहे हैं रीजंस फॉर अडॉप्टिंग, कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करा, उसी के ही हम सारे पॉइंट्स देख रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करा, उसके हम रीजंस हम देख रहे हैं। हमने कंपेयर करके भी देख लिया तो दोनों को, है ना। अब हम उसके हम रीजंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, रीजंस देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम अवॉइड करना चाह रहे थे, किसको अवॉइड करना चाह रहे हो कि भैया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, वो हो नहीं भैया, नहीं वो ना हो। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो भैया। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, किसकी बात करें, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा भैया, फ्रेम करा, वो ये चाहते थे, वो ये चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे कि भैया कॉन्फ्लिक्ट ना हो किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। किसके बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा कौन चाह रहे, जो फ्रेमर है, कौन, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाह रहे कि भैया अवॉइड करना चाह रहे कि भैया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, विच आर बाउंड टू अकर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेविलेंट इन यूएसए। अगर आप यूएसए में जाके देखो और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखो तो वहां पर आपको क्या दिखती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट दिखती रहेगी, किस किस के बीच में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो हम ये इसको अवॉइड करना चाह रहे थे। ठीक है, दे दो दैट एन इन्फेंट डेमोक्रेसी कुड नॉट एफर्ट टू टेक रिस्क ऑफ अ परपेचुअल cleavages, feud or conflict or threatened conflict between these two organs of the government। अभी हम देखो यहाँ पे क्या वर्ड करी गई, इन्फेंट डेमोक्रेसी। अभी हमारी डेमोक्रेसी बच्ची है, अभी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो एकदम से भैया हम ये नहीं चाह रहे, हम ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे। किस चीज का रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि भैया रिस्क ऑफ परपेचुअल क्लीवेज हो जाए, या फ्लूइड और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या थ्रेटन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स। कौन कौन से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में भैया कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दे वांटेड अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट दैट वुड बी कंडक्टिव टू द मेन फोल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ध्यान से इस चीज को समझना, हमको कैसी चाहिए, हमको कौन सी गवर्नमेंट को हम फॉर्म करना चाह रहे हैं। दे वांटेड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड बी कंडक्टिव टू मेन फोल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या है, हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें। किसके डेवलपमेंट में आप बात करें, हम कंट्री के डेवलपमेंट में बात करें। ठीक है, फोर्थ क्या है भैया, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का नेचर किस तरीके का है भाई, इंडियन सोसाइटी का नेचर किस तरीके का है। तो लिखा हुआ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट। होमोजीनियस है क्या, सब एक ही जैसे लोग रहते हैं क्या यहाँ पे, नहीं भैया नहीं, एक जैसे लोग नहीं रहते, बल्कि हेट्रोजीनियस, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन्स में आपको लोग देखने को मिलेंगे, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके कल्चर
अलग है। तो भारत में आपको हेट्रोजीनियस स्टेट देखने को मिलेंगे। कैसे स्टेट देखने को मिलेंगे? हेट्रोजीनियस स्टेट देखने को मिलेंगे। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी समझ में आ रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट्स एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। समझ में आई बात? नेचर क्या है इंडियन सोसाइटी का, तो हम बात करेंगे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट। कैसा स्टेट है भैया? हेट्रोजीनियस स्टेट है, मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट। एक जैसे लोग नहीं दिख रहे आपको, अलग अलग भांति भांति के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। Hence, the constitution makers adopted the parliamentary system as it offers greater scope for giving representations to various section, interest and regions in the government. This promote a national spirit among the people and builds a united India. ध्यान से इस चीज को समझना। मैं नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी के नेचर के बारे में बात करूँ तो क्या बात बोली गई कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट। फिर बोल रहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड एंड हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स adopted the parliamentary system as it offers greater scope for giving representations to various sections। जब मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करो तो वो हमको क्या करता है? ग्रेटर स्कोप देता है किस चीज का? फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन। अलग अलग जो वेरियस सेक्शन है उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल कहां पर होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ही ऐसा पॉसिबल होते हुए दिख रहा था। इंटरेस्ट एंड रीजन्स, अलग अलग वेरियस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाए इन द गवर्नमेंट स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन, इंटरेस्ट एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। This promote a national spirit. This promote a national spirit among the people and build a united India. समझ में आई बात? Whether the parliamentary system should be continued or should be replaced by the presidential system has been a point of a discussion and a debate in a country since 1970s. 1970 से भैया एक डिबेट चल रही है। किस चीज की डिबेट चल रही है? कि जो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या उसको कंटिन्यू रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। 1970 से क्या डिबेट चल रही है कि जो भैया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है शुड बी कंटिन्यूड, क्या उसे कंटिन्यूड होना चाहिए या उसको हम रिप्लेस कर दे। किससे भैया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम से वो रिप्लेस हो सकता है। समझ में आ रही है बात? 1970 से क्या डिबेट चल रही है कि वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड, क्या वो कंटिन्यूड होना चाहिए या फिर हम उसको रिप्लेस कर दे। किससे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम से वो रिप्लेस हो सकता है। हैज बीन, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, डिबेट है हमारी कंट्री पर। कब? 1970 से। This matter was considered in details by the Swarna Singh committee appointed by the Congress government in 1975। ध्यान से समझना कि हमने इस मैटर को क्या करा? डिटेल्ड में हमने इस मैटर को क्या करा? कंसिडर करा। किसमें भैया? डिटेल्ड में। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। अपॉइंटेड किसके द्वारा? बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट का 1975 पर। समझ में आ रही बात? दिस मैटर वॉज कंसिडर्ड इन डिटेल्ड में, इसको कंसिडर किया गया किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। और वहां पर एक कमेटी अपॉइंट करी गई किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कब? 1975 में। कब भैया? 1975 पर। डिबेट क्या थी कि भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको कंटिन्यू करना है या फिर आप इसको रिप्लेस करोगे किसके साथ? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन था और डिबेट का था। हमारे भारत में कब से चल रहा है? 1970 से चल रहा है। ठीक है। दिस मैटर वॉज कंसिडर्ड इन अ डिटेल बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंटेड किसके द्वारा हुई थी? बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। कब? 1975 में। कब? 1975 में। ठीक है। द कमेटी ओपन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन डूइंग वेल एंड हेंस देयर इज अ नो नीड टू रिप्लेस इट बाय द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इस कमेटी ने क्या बोला? जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी अपॉइंट किसके द्वारा करी गई थी? कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में। इन्होंने क्या बोला कि जो कमेटी जो कमेटी का ओपिनियन क्या था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हैज बीन डूइंग वेल, वो अच्छा काम कर रही है एंड हेंस देयर इज अ नो नीड, कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है इसको। किससे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। ध्यान से इस चीज को समझो। हम इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में हम डिस्टिंक्शन को समझते हैं कि भारत का मॉडल और जो ब्रिटिश का मॉडल है वो अलग अलग कैसे है। डिस्टिंक्शन हम देख रहे हैं भारत और ब्रिटिश के मॉडल्स पर अलग अलग कैसे है। ठीक है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट्री सिस्टम। ध्यान से समझना कि जो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कहाँ पर भैया, भारत में। जो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कहाँ पे भैया, भारत में। वो लार्जली किस पे बेस्ड है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। ध्यान से समझो, भारत और ब्रिटिश के मॉडल को हम कंपेयर करके देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों में डिस्टिंक्शंस है क्या। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, और जो ब्रिटिशर्स का था, उसमें डिफरेंस है क्या। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाउएवर इट नेवर बिकेम अ रेप्लिका, नहीं है रेप्लिका ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम, एंड डिफर्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। समझते हैं भैया इसको। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। ध्यान से समझो, अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो क्या है भैया, एक रिपब्लिकन सिस्टम है। क्या है, एक रिपब्लिकन सिस्टम है इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। अगर आप ब्रिटिशर्स को देखोगे तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा भैया, मोनार्कियल सिस्टम है। आपको वहाँ पे हेड ऑफ, सबसे हेड कौन दिखेंगे, किंग या क्वीन दिखेंगे। लेकिन क्या भारत में हेड किंग और क्वीन है? नहीं भैया नहीं। हमारे यहाँ पे जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है भैया, वो रिपब्लिकन सिस्टम है। लेकिन जो भैया जो ब्रिटिशर्स का है वो कैसा है, वो मोनार्कियल सिस्टम है। एक डिफरेंस तो आपको यही समझ में आ गया। इन अदर वर्ड्स, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया कौन है भैया, प्रेसिडेंट है, इज इलेक्टेड, वाइल द हेड ऑफ द स्टेट इन अ ब्रिटेन, दैट मीन्स जो किंग और क्वीन है, एंजॉय एज अ हेरिडेटरी पोजीशन। इन वर्ड्स को ना ध्यान से समझो, आपको मेंस में लिख के आने कि अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ, इंडिया के बारे में बात करूँ, तो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है मतलब कौन, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन भैया, प्रेसिडेंट। वो इलेक्टेड है। कैसे हैं भैया, इलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं भैया ब्रिटिश के सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द ब्रिटेन है वो कौन है, किंग और क्वीन। वो कौन है, वो अपनी हेरिडेटरी पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं। क्या इसको एंजॉय कर रहे हैं, हेरिडेटरी पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंड, जो हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री, द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पे बेस्ड है भैया, वो बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आपको वहाँ पे सोवरेनिटी किसकी दिखने वाली है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी दिखने वाली है। कहाँ पर, ब्रिटिश सिस्टम पर आपको सोवरेनिटी किसकी दिखेगी भैया, पार्लियामेंट की दिखेगी। किसकी दिखेगी भैया, पार्लियामेंट की। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बात करूँ तो वहाँ पे जो सोवरेनिटी है, द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, वाइल जब मैं पार्लियामेंट की, वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है क्या वो सुप्रीम है? नहीं भैया नहीं, भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्या ब्रिटेन में? हाँ जी, ब्रिटेन में जो सोवरेनिटी है वो किसकी है भैया, पार्लियामेंट की है। लेकिन भारत में नहीं भैया नहीं, भारत में नहीं, सुप्रीम है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और वो इंजॉय करती है लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर। किसकी बात करें भैया, पार्लियामेंट की। जो भारत की पार्लियामेंट है क्या उनके पास अनलिमिटेड पावर है? नहीं भैया नहीं, उनके पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स। ड्यू टू हमारे यहाँ पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के वजह से हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इंजॉय करती है क्या भैया, लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स, लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स ड्यू टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स, ये 7 नंबर के नोट्स में क्या है, तो 7 नंबर का नोट्स है। इनको हम डिटेल में हम देखेंगे। सीधे सेक्शन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट हमें 22वें चैप्टर पर हमको देखना ही है। ठीक है, हम यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे भारत के संविधान में। तो इस वजह से क्या पूछा जा सकता है कि हमारे पास पार्लियामेंट सुप्रीम है? नहीं भैया नहीं, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्या ब्रिटेन में? हाँ भैया ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रिटेन में देखने को मिलेगी। थर्ड वाले में क्या है, इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। शुड बी इंपॉर्टेंट है। लोअर हाउस मतलब लोअर हाउस को वहाँ के बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। अगर मैं ब्रिटेन में जाऊँ और मैं वहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूँ तो भैया उसको मेंबर होना ही पड़ेगा। किसके भैया, लोअर हाउस के, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स। पार्लियामेंट का जो उनका जो लोअर हाउस है उसको क्या नाम बोला गया, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा गया। उसको उसका मेंबर होना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत में क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस। मतलब वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है और लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। ऐसी बात कहाँ पर है, भारत के केस पर है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में क्या लिखा हुआ, शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, हाउस ऑफ द कॉमन्स का ही मेंबर उसको होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नोट नंबर कौन सा है, नोट नंबर 8 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी 1966, देव गौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004। ये सबके सब किसके मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अलोन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। ध्यान से समझना, यूजुअली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अलोन क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड होते हैं एज अ मिनिस्टर्स। कहाँ पर भैया, ब्रिटेन में। लेकिन अगर मैं भारत का केस देखूँ, इन इंडिया अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ब्रिटेन में अगर मैं यूजुअली हम बात करें तो यूजुअली क्या है कि जो भी एमपी होंगे वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। कहाँ पर भैया, ब्रिटेन में जो भी एमपी होंगे अलोन से वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। कहाँ पर भैया, ब्रिटेन में। लेकिन जब मैं अगर भारत के बारे में बात करता हूँ, मैं अगर भारत के बारे में बात करता हूँ, अगर कोई पर्सन है, अगर वो मेंबर नहीं भी है, मान लो कोई अगर मेंबर नहीं है, एमपी अगर वो नहीं है, तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन याद रखना सिर्फ कितने समय के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए बन सकता है। उसको 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से एमपी बनना पड़ेगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या है कि ब्रिटेन हैज़ अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। ब्रिटेन में जो सिस्टम है वो क्या आ गया भैया, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो किसके बारे में बात करता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी भैया, मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। लेकिन अगर मैं भारत के केस में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में मैं जब बात करूं तो वहां पर आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी किसकी भैया, मिनिस्टर्स की। लेकिन अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अनलाइक इन ब्रिटेन, द मिनिस्टर्स इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स इन द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ब्रिटेन में आपको क्या सिस्टम देखने को मिल रहा है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम देखने को मिल रहा है किसकी, मिनिस्टर्स की। लेकिन अगर भारत के बारे में बात करूं तो भारत में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। अनलाइक इन अ ब्रिटेन, द मिनिस्टर्स इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, उनको यहाँ पे काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर, भारत में। शैडो कैबिनेट के बारे में बात करते हो, शैडो कैबिनेट एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पर, ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम पर जब आप देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे तो आपको वहाँ पर शैडो कैबिनेट देखने को मिलेगी। इट इज फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी। तो पूछा जा सकता है भाई शैडो कैबिनेट किसके द्वारा बनाई जाती है, तो हम बोलेंगे भाई अपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। क्यों बना रहे, द बैलेंस ऑफ द रूलिंग कैबिनेट। रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करने के लिए क्या बना रहे हैं भैया, शैडो कैबिनेट बना रहे हैं। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे भैया, ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम पर। क्या भारत में है, ऐसा नहीं भैया, भारत में फिलहाल तो ऐसा नहीं है। It is formed by the opposition party to balance their ruling cabinet and to prepare its members for the फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। ठीक है, और इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हमने पहला चैप्टर, मतलब पहला मतलब ये इसमें तो 12 है, लेकिन हमारा पहला चैप्टर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कंप्लीट करा है। थैंक यू।